ओके, ऑल गुड। क्या करें फिर, डिस्कस करें आज तो? कोई डाउट है? बताओ। स्टार्टिंग विथ एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए, राइट। 3 शीट कहाँ देखोगे? डेरिवेटिव बताएं भाई। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए में कोई डाउट? 5 A5 A5 that one vertex of cuboid whose faces are parallel to the coordinate axis, coordinate planes is 1 2 3. The midpoint of one of the edges is 0 0 0. Then find possible total surface area. वो तो साइड लेंथ आ जाएगी तो ठीक है। हाँ, आपको मिड पॉइंट दे दिया ना, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल है, एक वर्टेक्स और दे दिया 1 2 3 एंड मिड पॉइंट दे दिया ऑफ वन ऑफ द एज इन 0 0 0। तो उसे बाकी वर्टिसेस निकालने पड़ेंगे ना। बाकी वर्टिसेस मतलब आपको एक्स की डायरेक्शन में जाना है, वाई की डायरेक्शन में जाना है, मिड पॉइंट है ना। अब कोई भी उसमें अलोंग मान लो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पैरेलल होंगी साइड्स। तो अगर वो मिड पॉइंट है तो एक तरफ जैसे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हो मान लो आप, हाँ, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाओगे तो एक तरफ ए आएगा तो दूसरी तरफ माइनस ए आएगा ना, ए 0 0 माइनस ए 0 0। तो ऐसे वर्टिसेस आएंगे और उसको ध्यान में रखते हुए कि एक वर्टेक्स ऑलरेडी दिया हुआ है 1 2, कौन सा है 1 2 3, 3 आंसर कैसे आएंगे? मतलब 3 साइड लेंथ आ गई। अच्छा, उसमें 3 आंसर दे रखे हैं तो वो अलग अलग उसके अकॉर्डिंग लिया गया होगा, एक्सिस के अकॉर्डिंग। आपने किस वो ए बी सी लेंगे ना क्यूबॉइड में साइड लेंथ, या तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तुम्हारा कितना आ रहा है, मतलब तुम्हें किसके अकॉर्डिंग लेट किया है वो देखो इसमें। तो 3 आंसर इसमें, 2 तो इसमें पूछे ही ना, मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछा है, उसी के 3 है, और लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल वो अलग है। देख लेते हैं, ठीक है। A5 भाई, कोई भी एक क्यूबॉइड लेट करना है आपको तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल चल फेसेस इसके हैं, वो इसका मतलब जो इसके एजेस हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल हैं। अब इसमें एक तो आपको दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3 किसको लेट करना है? 1 2 3 किसको लेट कर रहे हैं? किसी भी एक को लेट कर लो 1 2 3। मान लो ये है 1 2 3 वाला, तो एक एज जिसका मिड पॉइंट होगा 0 0 0, वो आपको सही से बनाना पड़ेगा। 0 0 0 कहाँ ले रहे हैं, मतलब अब 0 0 0 ये एक्स की डायरेक्शन ये ले लो, ये y पॉजिटिव डायरेक्शन, ये z पॉजिटिव डायरेक्शन। तो 0 0 0 किस तरफ आएगा? आपने x को भी बढ़ा दिया मतलब पीछे जाना पड़ेगा, y को भी बढ़ा दिया मतलब पीछे जाना पड़ेगा, z को भी बढ़ा दिया नीचे जाना पड़ेगा, ऐसे। तो कौन सा एज में आ सकता है मिड पॉइंट? इधर मान लो, यहाँ ले लो आप एज मिड पॉइंट 0 0 0। साइड लेंथ अपनी मर्जी से कुछ लेट करनी पड़ेगी आपको, ए बी सी कुछ भी लेट कर लो, राइट। तो वहां से फिर आपको पता है जैसे एक्स की डायरेक्शन है तो इसमें आप साइड लेंथ ए लेट की हो, मान लो एक्स वाली साइड लेंथ ए लेट की हो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? a/2 डिस्टेंस आगे जाओगे ना एक्स की डायरेक्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग ये कितना आ जाएगा? a/2 0 0 ऐसे। पीछे जाओगे तो माइनस a/2 0 0 ऐसे। फिर इस तरह से यहाँ से ये बनाते जाओ, पीछे जाओगे कौन सी जेड वाली डायरेक्शन में पीछे जाना है तो बाकी कोऑर्डिनेट सेम सेम रहेंगे। इसके आप क्या लिखोगे? 1 2, साइड लेंथ कितनी अपन ने ली है जेड वाली? सी मान लो, तो कितना गैप आया ये सी का? इसका जेड कोऑर्डिनेट है 3, 3 यूनिट पीछे जाएंगे तो कितना आएगा? 3 माइनस सी ना, ऐसे। और बिल्कुल इस तरह से वाई और बाकी वर्टिसेस भी लिखोगे, हाँ। और बाकी वर्टिस में भी साइड लेंथ बराबर करना वहां से, ये एबीसी चाहिए होगा आपको, एबीसी। तभी तो टोटल सरफेस एरिया बता पाओगे। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है? सरफेस एरिया क्या होता है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 2 टाइम्स ये आएगा। अब वो मैं क्या इसी पे डिपेंड करेगा कि आपने वो कौन सी साइड लेंथ किसको लेट किया, वैसे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
सॉल्व करने में पता लगेगा, चेक कर लेंगे इसको अगर कुछ ऐसा होगा तो। वैसे कंसेप्ट तो ये सीधा सीधा, और कुछ है नहीं इसमें। अगर 3 आ रहे होंगे तो देखना पड़ेगा भाई। पार्ट 1 में A1 का ही सेकंड, A1 के सेकंड में भाई लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम पोजीशन वेक्टर ऑफ ACDR गिवन इफ E डिवाइड द सेगमेंट AB इंटरनली। ये सवाल तो किए हुए हैं अपन ने काफी। अब इसमें क्या है बताएं। A1 का सेकंड पार्ट पैरेललोग्राम बनाओ, ABCD नाम भी दिए हुए, पोजीशन वेक्टर भी दे दिए, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ACD आर ACD ACD। मतलब हम तो एक ओरिजिन लेट कर लेते थे, एक को ACD भी इन्होंने दे दिया रेस्पेक्टिवली इफ E डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इंटरनली इन रेशियो 3:2। ये यहाँ कहीं आ गया, 3:2 में डिवाइड कर रहा है। देन फाइंड द वेक्टर DE वेक्टर फाइंड करना है। तो ठीक है, E का पोजीशन वेक्टर निकाल ले, उससे पहले B का निकालना पड़ेगा। B का पोजीशन वेक्टर हम तो क्या करते थे, ओरिजिन ले लेते थे, एक को अभी उसने ओरिजिन दिया नहीं है, उसने ACD दे दिए। तो ठीक है, आपको क्या करना है, E का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए लेट करना पड़ेगा B वेक्टर। अब B वेक्टर कैसे आएगा, B वेक्टर कैसे आएगा, B वेक्टर आ जाएगा बाकी के तीनों की टर्म्स में, ACD की टर्म्स में, है ना। पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं, तो ये जो वेक्टर्स बनेंगे AD वेक्टर और BC वेक्टर ये सेम सेम होंगे। तो AD वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, D माइनस A, BC वेक्टर इज C माइनस B। अपन को B पता है, अननोन है, तो B फाइंड कर लेते हैं, C माइनस D प्लस A, मतलब ऐसे लिख दिया। तो B वेक्टर आ गया इन टर्म्स ऑफ ACD। फिर तो सेक्शन फॉर्मूले से E का पोजीशन वेक्टर भी आ जाएगा ECD ACD की टर्म्स में। यहाँ पे लिख देंगे ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ E, ये कितना आ जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला 3B प्लस 2A अपॉन 5। अब B की वैल्यू उठा के इधर रख दो, तो E का पोजीशन वेक्टर आ गया ACD की टर्म्स में, और DE वेक्टर पूछा है तो बता ही देंगे फिर, पोजीशन वेक्टर ऑफ E माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। ओके, और क्या था सेक्शन ए में, नो सेक्शन बी, B6 का सेकंड, B6 में बोला फॉर एनी टू वेक्टर्स U एंड V प्रूव दैट। चलो देखते हैं क्या प्रूव नहीं कर पा रहे। 1 प्लस मॉड U, मतलब मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ U का स्क्वायर इंटू 1 प्लस मॉड V का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस U डॉट V का स्क्वायर प्लस U प्लस V प्लस U क्रॉस V का स्क्वायर। इतना कुछ दिया हुआ है, देखो आप किसको सिंप्लीफाई करोगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। ये देखो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को या राइट हैंड साइड को, राइट साइड को, क्योंकि वहां पे अपन को प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। चलो देखते हैं, राइट हैंड साइड से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें ना। तो राइट हैंड साइड में एक तो ये दिया हुआ है 1 माइनस U डॉट V का स्क्वायर। ये 1 एक स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट से भी स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, है ना। तो यहाँ इसका स्क्वायर ओपन कर दे तो A स्क्वायर प्लस U डॉट V का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स U डॉट V, ऐसा आएगा फर्स्ट वाला स्क्वायर ओपन करने पे। दूसरा वाला ये जो है, ये A मतलब एक वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर प्लस तीसरा वेक्टर, ये तो वही बात हो गई, A प्लस B प्लस C, 3 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये भी अपन ने लिखा हुआ है उस टाइम पे प्रॉपर्टी में। तो क्या आता है, वो एल्जेब्रिक फॉर्मूले जैसे लगते हैं ना। तो ये कितना आएगा, मॉड U स्क्वायर मॉड V स्क्वायर मॉड ऑफ U क्रॉस V का, मतलब मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर मॉड C स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स U डॉट V प्लस V A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A, ऐसे चलता है। मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B प्लस C का स्क्वायर, ये तो ऐसे चलेगा। अब कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या, देखो 2 टाइम्स U डॉट V 2 टाइम्स U डॉट V प्लस में माइनस में, राइट। और क्या आ रहा है 1
प्लस यू डॉट वी का स्क्वायर ये बचा, प्लस मॉड यू स्क्वायर बचा है, मॉड वी स्क्वायर बचा है, और उसके अलावा ये v डॉट यू क्रॉस वी कितना, 0, u डॉट यू क्रॉस वी भी 0, ये दोनों भी गए, तो फिर ये बचा अपने पास u क्रॉस v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये अपन ने देखा है कि कहीं इन दोनों को एक साथ, क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर और डॉट प्रोडक्ट के स्क्वायर का सम कितना होता है, u स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ऐसा ये बनाए थे ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, तो यू स्क्वायर इंटू मॉड वी का स्क्वायर, इन दोनों का सम ये आ जाएगा, और फिर तो वो आ गया, फैक्टराइज हो गया एक तरह से, लेफ्ट हैंड साइड मिल गई, फिर तो लेफ्ट हैंड साइड में आप ब्रैकेट ओपन कर दो, यही आएगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ओके, ओके, ऑल गुड, बताएं नेक्स्ट, सेक्शन बी पार्ट 1 में कोई है? नो, B10, B10 के फर्स्ट में फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, ये तो अपन ने किया है ना, डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द टू इक्वेशन दी हुई है एलिमेंट में, अपन ने सवाल किया है क्लास में, दो तरीके बताए थे, एक एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 को यूज करके 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल लगा दो तो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे, एंगल का फॉर्मूला लगा दो L1 L2 प्लस। दूसरा तरीका हमने क्लास में क्या हुआ था, रेशियो निकाल लेते हैं अपन, एक को एलिमिनेट करके, देखना नोट्स में मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन के बाद जो अपन ने सवाल किए उसमें डेटा ही चेंज हुआ है बस, बाकी पूरा सेम टू सेम है। B3 का सेकंड, B3 के सेकंड में क्या है, find the projection of the line segment joining these 2 points on a line which makes, ये एक फार्मूला कंसेप्ट अपन ने देखा था उसमें डायरेक्शन कोसाइन के टाइम पे जब पढ़ रहे थे, projection of a line segment joining 2 points on a line with a given direction cosines L into x2 minus x1 plus m into y2 minus y1 plus n into z2 minus z1। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स तो दिए हुए हैं दोनों पॉइंट्स के, वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं दिए हुए हैं उस लाइन के जिस पर प्रोजेक्शन फाइंड करना है, तो पहले डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे, क्योंकि उसने ये दिया हुआ है ऑन ए लाइन विच मेक्स इक्वल एक्यूट एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो अगर वही तो होता है डायरेक्शन कोसाइन, अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और वो इक्वल एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स इक्वल है अल्फा बीटा गामा, तो अगर अल्फा बीटा गामा बराबर है तो एलएमएन भी बराबर होंगे, कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा इक्वल टू कॉस गामा, तो एलएमएन बराबर होंगे, तो वहां से उसकी वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 से, आ गया B3 का सेकंड। तो सबसे पहला काम तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 करके कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस कोई भी एक ले लो, कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया 1/3 यानी कि प्लस माइनस 1/√3, तो डायरेक्शन कोसाइन आ गए 1/√3 1/√3 1/√3, उसके बाद तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हो गया। और कोई है पार्ट 1 सेक्शन बी में, आगे कोई सॉल्व किए हैं पार्ट सेक्शन बी के बाद, सी डी C4 किए हैं, चलो कर लेते हैं C4 लास्ट में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस एंड लाइंस दिस, मतलब 4 लाइन दी है अपन को, 2 लाइन एक साथ और 2 लाइन एक साथ, अपन को दोनों का पेयर वाइज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, और फिर तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल नहीं पा रहे हैं, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने भी निकाला ये लाइन में, कैसे निकालते हैं, दोनों पे एक एक
दोनों पे एक एक पॉइंट लेट कर लेते ना, कार्टेशियन में दिया हुआ है। नेक्स्ट इज C4। जैसे फर्स्ट में दिया हुआ है x-1 बाय 2 इक्वल टू y-2 बाय 3 इक्वल टू z-3 बाय 4 इक्वल टू लैम्डा, इस पे ले लो x-4 बाय 5 y-1 बाय 2 इक्वल टू z, इस पे म्यू ले लो, तो एक पॉइंट इस पे आएगा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा प्लस 3, एक इस पे आएगा 5 म्यू प्लस 4 2 म्यू प्लस 1 और म्यू। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या ही करना है, दो को इक्वेट करना है, तो लैम्डा और म्यू दोनों में से कोई एक निकाल लेना है। जैसे आप बोलो 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू म्यू, एंड उसके अलावा कोई भी दूसरा 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1, तो म्यू की वैल्यू आ जानी है यहां से, म्यू की वैल्यू 4 लैम्डा प्लस 3, लैम्डा ही आ गया, चलो म्यू निकलेंगे, 4 टू 8 माइनस 3 5 लैम्डा इक्वल टू -5 -1, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही आ गया। कितना, लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए -1 -1 -1। बाकी जो दो लाइंस दी हैं, वेक्टर इक्वेशंस दी हैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो वेक्टर में भी आता है अपन को, या तो उसको सिमेट्रिक में कन्वर्ट करके ऐसे निकाल लो, है ना, और वेक्टर में भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको दोनों के आर वेक्टर को आपस में बराबर कर देना है, और आई वाला आई के इक्वल कर देना है, जे वाला जे के बराबर कर देना है, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर से कोऑर्डिनेट लिख दो और डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। ये है कंसेप्ट, तो सिंपल सा। और C10 11 C11 show that the equation of angle bisector of the line 1 2 are this, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का हमने भी फाइंड किया है। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या ही चाहिए, सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिर से जैसे अभी फाइंड किया वापस लिखें, तो एक लाइन है अपनी r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b, दूसरी लाइन है r इक्वल्स टू b प्लस म्यू a। तो आप ये देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब लैम्डा और म्यू की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये दोनों आर वेक्टर सेम सेम बन जाने चाहिए, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, पोजीशन वेक्टर वही होता है। तो बाय ऑब्जर्वेशन भी बता सकते हैं वैसे तो, लैम्डा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू जिसके लिए दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे 1, तो ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वैसे ही बता सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा a प्लस बी वैक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और तरीका वही सिंपल सा, आर दोनों को इक्वेट कर दो, ए वाला ए के बराबर, बी वाला बी के बराबर, लैम्डा इक्वल टू म्यू इक्वल टू 1, ये पोजीशन वेक्टर आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। अब क्या चाहिए, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे मिलती है एंगल बाइसेक्टर की, ए कैप प्लस माइनस बी कैप, दो है ना एंगल बाइसेक्टर, इसने कोई नाम तो लिया नहीं है, तो दोनों बताने हैं, तो ए कैप प्लस माइनस बी कैप इसके डायरेक्शन में आता है एंगल बाइसेक्टर, तो हो गया ना काम, इक्वेशन लिखनी है डायरेक्ट एंगल बाइसेक्टर, तो वो आ जाएगा आर इक्वल टू फिक्स पॉइंट, ये रहा पोजीशन वेक्टर ऑफ द फिक्स पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन, प्लस लैम्डा म्यू तो यूज कर रखे, नया पैरामीटर टी ले ले, इनटू पैरेलल वेक्टर मतलब डायरेक्शन जिसके अलोंग जा रहे हैं, तो किसके अलोंग जा रहे हैं, ए कैप प्लस माइनस बी कैप, ये आ गई इक्वेशन। वैसा ही कुछ लिखा हुआ है क्या, थोड़ा अलग तरह से लिखा हुआ है, वैसा बना देते हैं इसको। ए कैप का मतलब क्या है और बी कैप का मतलब, अब मॉड ए और मॉड बी तो स्केलर क्वांटिटीज है ना, तो उसको तो आप टी के साथ इन्वॉल्व कर लो, मतलब टी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये पूरा एक सिंगल स्केलर बन गया, अंदर बचा मॉड बी इंटू ए प्लस माइनस मॉड ए इंटू बी, ऐसे इसको एक नया स्केलर लिख दो, जैसे उसने दिया हुआ है गामा, टी अपॉन मॉड ए मॉड बी की जगह, ओके। और बस पार्ट 2 पे जाए, पार्ट 2 पे कोई डाउट।
सेक्शन ए, पार्ट 2 B3, A, B, C, D are 4 points in a plane with position vectors A, B, C, D respectively such that ये दिया हुआ है कुछ अपन को A minus D, ठीक है. Then for the triangle ABC, D is what? तो इसमें जो इंफॉर्मेशन दी है उसको सही से लिख ले पहले तो, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है, एक के पोजीशन वेक्टर में से दूसरे के पोजीशन वेक्टर को सेपरेट करने का मतलब एक वेक्टर बन जाता है. जैसे इसने जो दिया हुआ है वो है A माइनस डी डॉट विद B माइनस सी इक्वल टू B माइनस डी डॉट विद C माइनस A इक्वल टू 0. ये दो डॉट प्रोडक्ट उसने 0 दिए हुए हैं. अच्छा, ए बी सी डी जो 4 पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो ये A माइनस डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डी ए वेक्टर डॉट विद सी बी वेक्टर इक्वल टू 0 इक्वल टू बी डी मतलब B माइनस डी मतलब डी बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर. ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है. अब एक ट्राइंगल जरा बनाओ, एबीसी तो बनाए पहले, डी को तो बाद में मार्क कर लेंगे. ए बी सी, तो इसको देखो जरा, ए सी वेक्टर ये रहा, तो आपको दूसरा वेक्टर डी भी ऐसा चाहिए जिसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो. डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब परपेंडिकुलर हो. तो डी बी वेक्टर, डी पॉइंट इस तरह से आना चाहिए कि उसको बी से ज्वाइन करे तो वो ए सी के परपेंडिकुलर बने. तो कहीं परपेंडिकुलर, चलो बी से ए सी के परपेंडिकुलर, और इस पर कहीं आना चाहिए डी. ठीक है, फिर वो बोल रहा है सी बी वेक्टर, सी बी वेक्टर ये हो गया और उसका डॉट प्रोडक्ट डी ए के साथ 0 आ गया, वापस परपेंडिकुलर. तो डी पॉइंट ऐसा आना चाहिए जिसको ए के साथ ज्वाइन करे तो वो सी बी के परपेंडिकुलर आए, ए के साथ ज्वाइन करे तो परपेंडिकुलर आए. तो इधर आ जाओ परपेंडिकुलर चलते हुए, इस पर कहीं होना चाहिए डी. ठीक है, तो डी इस पर भी होना चाहिए, दैट इज द एल्टीट्यूड. डी इस पर भी होना चाहिए, दैट इज आल्सो एल्टीट्यूड. दो एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, और वो क्या होता है? ऑर्थो सेंटर. किसका? हाँ, जब दो का आ गया तो तीसरे का आना ही है ना. तीन एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर होता है. जब तीन का है तो दो का भी वही है. और B3 का सेकंड हो गया C10. पार्ट 1 में चलेगा तो C10 C6. चल देखते हैं. हाँ, इसमें और कोई है? पार्ट 2 B4, unit vector perpendicular to the plane of the triangle ABC with position vectors of the vertices ABC is ABC with, नाम तो दिए नहीं इसमें, with the position vectors of vertices ABC. स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी उसके पोजीशन वेक्टर्स हैं वर्टिसेस के. डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल. यूनिट वेक्टर चाहिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन, किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर जाना है. हम प्लेन पढ़ ही रहे हैं वैसे भी, प्लेन के परपेंडिकुलर जाना है, परपेंडिकुलर चाहिए तो कैसे मिलता है? परपेंडिकुलर नॉर्मल ना, ऐसे मिलता है क्रॉस प्रोडक्ट से, है ना. तो यहाँ पे ट्राइंगल भी तो एक प्लेन ही है. एबीसी ट्राइंगल, ट्राइंगल एक प्लेन है जिसमें आपको 3 पॉइंट पता है ए बी सी, जिसके पोजीशन वेक्टर दिए हुए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी. तो फिर कोई भी दो वेक्टर बना दो, आइदर ए बी और ए सी, या कोई भी दूसरे दो, और उनका क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर, ट्राइंगल के परपेंडिकुलर होगा. जैसे पूछा यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे अपन. देखो B4 ये तो अपन ने एरिया में भी देखा हुआ है. अपन ने एरिया लिखा है एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में. एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द गिवन पोजीशन वेक्टर क्या आया था? 1/2 मॉड ऑफ A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस, यही आया था ना. तो वही चीज है यहाँ पे. आपको वेक्टर जो लिखना है ना, परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर जो आएगा वो ट्राइंगल के परपेंडिकुलर ही तो होगा. वो वेक्टर कौन सा आया था? यही तो आया था. अगर हम वहां मॉड हटा दे, भाई एरिया अपन लिख रहे थे ट्राइंगल का, मॉड लगा रहे थे मैग्नीट्यूड,
मॉड लगा रहे थे क्योंकि अपन जानते एरिया को अपन अगर यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो स्केलर क्वांटिटी की तरह पढ़ रहे हैं, इसलिए मॉड लगाते थे, मैग्नीट्यूड चाहिए था अपन को उसका। लेकिन एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अपन को पता भी है कि अपन ए बी क्रॉस ए सी करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट से वो एरिया जो मिलता है वो उस ट्राइंगल उस प्लेन के परपेंडिकुलर मिलेगा। तो वेक्टर तो ये बन गया ना, ए बी क्रॉस ए सी करने से ही तो आया था ये, उस टाइम पे देखना डिराइव किए थे अपन ये, तो ए बी क्रॉस ए सी करा था तभी ये आया था, और 1/2 था साथ में, अपन ने मैग्नीट्यूड लिया था इसका। अपन को मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, वेक्टर चाहिए, वो भी यूनिट वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना दो, ये रहा वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। इसका यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो वो यूनिट वेक्टर ऐसा लिख दो। This is a unit vector which is perpendicular to the plane. That means AB cross AC upon its magnitude. AB cross AC करने से आया upon its magnitude. अब डिनोमिनेटर में जो है उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, और ये एक्सप्रेशन हमने वहां नोट्स में लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल के टाइम पे, वो था 1/2 इंटू दिस इज इक्वल टू डेल्टा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा की टर्म्स में दे रखा है, इसकी वैल्यू आ गई 2 डेल्टा। ये तो एरिया के फॉर्मूले में अपन ने लिखा हुआ है वहां पे, देखो ऑप्शन है इसका, सीधा सीधा सेकंड ऑप्शन, तो नोट्स में मिल जाएगा। और कुछ इसमें है, पार्ट 1 में C6 और C10 पूछे हैं। पार्ट 1 में C6 में बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस थ्रू ओरिजिन व्हिच इंटरसेक्ट द लाइन एट एन एंगल ऑफ π/3। मतलब एक ही पॉइंट से दो लाइन बनानी है ना, जो एक गिवन लाइन को π/3 एंगल पे मिल रही है, ये ओरिजिन हो गया। इसकी इक्वेशन गिवन है अपन को x - 3/2 y - 3/1 इक्वल टू z/1। तो अपन को ये लाइन की इक्वेशन चाहिए, दो लाइंस की इक्वेशन। तो इक्वेशन लिखने के लिए क्या ही चाहिए अपन को, पॉइंट, वो तो है ही सही हमारे पास, साथ में या तो डी आर या फिर एक और पॉइंट। तो डी आर तो कैसे मिलेंगे भाई, हम पॉइंट ही लेट कर ले, अपन ये पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं ए, तो ए को लेट करने का सबसे आसान तरीका ना, लाइन पे लाई कर रहा है, इक्वल टू लेमडा लेके लेट कर लेते हैं। तो लेट ए बी कितना आ जाएगा, 2 लेमडा प्लस 3 लेमडा प्लस 3 लेमडा। ए के कोऑर्डिनेट्स लेट कर ले, लेमडा चाहिए, वो ऑलरेडी पता है, डी आर ऑफ ओ ए ये बता देंगे, डी आर ऑफ ओ ए यही आएंगे, क्योंकि ये तो 0 0 0 है, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। नाउ व्हाट, ओ ए के डी आर पता है, उस लाइन ए बी के डी आर पता है, वो तो इक्वेशन से आ गए 2 1 1। इन दोनों के डी आर पता है, बीच का एंगल बता दिया π/3, फॉर्मूला लगाना है cos π/3 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कौन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर a1 a1। तो इसी तरह से इधर, तो इसको आपको लेमडा के लिए सॉल्व कर लेना है, लेमडा की दो वैल्यूज आएंगी, स्क्वायरिंग करके सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगा लेमडा में। लेमडा की दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि दो लाइंस हैं, एक ओए के लिए एक ओबी के लिए, ठीक है। C6 पार्ट 1, इसी में C10 the edges of a rectangular parallel piped are ABC show that the angles between two of the four। ये तो अपन एक क्यूब वाला सवाल किए थे, क्यूब का सवाल किए हुए अपन, एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स वो आया था cos इनवर्स 1/3 ऐसा कुछ। तो यहाँ पे बस वो क्यूबॉइड है जिसकी साइड लेंथ अलग अलग है ABC, तो आपको काम वही करना है जो क्लास नोट्स में एक सवाल किया हुआ है क्यूब वाला, वहां पे जो अपन ने साइड लेंथ A लेकर काम किया था, आपको बस ABC लेकर काम करना है, तो वो ABC की टर्म्स में आ जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज डायगोनल्स के, और उसके बाद फॉर्मूला। तो अगर किसी ने ट्राई नहीं किया तो इस तरह से ट्राई करें,
हमने क्यूब के लिए किया हुआ है, क्यूबॉइड के लिए करना है, ठीक है? नहीं हो तो फिर बताना। हाँ, इसमें और कोई पार्ट 2? नो? पार्ट 3? पार्ट 3 B8. Okay, two adjacent sides of a parallelogram ABCD is given by ABAD. Side AD is rotated by an acute angle alpha in the plane of the parallelogram. बनाओ भाई, ठीक है। B8. ओके, टू एडजेसेंट साइड्स दी हुई है पैरेललोग्राम में AB और AD। उसके बाद बोलते साइड AD को रोटेट कर रहे हैं अपन बाय एन एक्यूट एंगल अल्फा इन द प्लेन ऑफ द पैरेललोग्राम। ABCD। हाँ, तो किसको रोटेट कर रहे हैं? AD को रोटेट कर रहे हैं एक्यूट एंगल अल्फा से इन द प्लेन ऑफ पैरेलल सो दैट AD बिकम्स AD डैश। अल्फा एंगल से रोटेट कर दो अल्फा, ये है ऐसा कुछ। ये AB और AD की कोई खास बात है क्या इसमें? देखो 2 - 2 और ये -2 + 20 और +22 परपेंडिकुलर तो नहीं है? नो, परपेंडिकुलर तो नहीं है, चलो ठीक है। हाँ, तो ये आया अल्फा एंगल से रोटेट किया सो दैट AD बिकम्स AD डैश, ऐसा उसने बोला है, खाली रोटेट किया है। उसके बाद बोल रहा है इफ AD डैश मेक्स ए राइट एंगल विद द साइड AB, मतलब परपेंडिकुलर कर दिया इसको, ठीक है, AB के परपेंडिकुलर बन गया रोटेट करते करते। ये आ गया D डैश, ये आ गया 90 और ये आ गया अल्फा, ठीक है। नाउ व्हाट makes a right angle with AB, then the cosine of the angle alpha is given by, देखो अपन को वेक्टर कौन कौन से दिए हुए, एक AB दिया हुआ है, एक AD दिया हुआ है। अल्फा की कोस वैल्यू बतानी है, कॉस अल्फा बताना है अपन को। नाउ कंडीशन क्या है भाई, ये 90 है, ये अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा हुआ, तो AB और AD वेक्टर तो गिवन ही है, उनके बीच का एंगल तो हम बता ही देंगे ना, वेक्टर के बीच का एंगल कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा, वो आ जाएगा AB डॉट AD अपॉन मॉड AB मॉड AD। प्रॉब्लम ही कहाँ है? अच्छा, साइन अल्फा आ जाएगा, साइन अल्फा आ गया तो कॉस अल्फा ही बता ही देंगे, एक्यूट एंगल है, ओके। और नो डाउट, बस इतने से डाउट। पार्ट 3 C4, ये पार्ट 2 पे रहेगा जब C2 पार्ट 2 का, इसका C4। चलो C4 पहले इसमें देखें। The lines are coplanar then the positive difference of the value of k। दो लाइंस अगर कोप्लेनर बतानी है तो कंडीशन क्या होगी? सोचो, किसका बॉक्स, किसका बॉक्स? बात तो सही बोल रहे हो बट किसका बॉक्स ये भी बता दो फिर। भाई तीन वेक्टर को कोप्लेनर बताना है तो हम बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाए। तो दो लाइंस अगर एक ही प्लेन में होंगी तो देखते हैं भाई, इक्वेशंस तो गिवन है अपन को, तो इक्वेशन से हमें क्या क्या पता लगता है? एक फिक्स पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, उसमें x-2 अपॉन 1 y-3 अपॉन 1 z-4 अपॉन -k, और दूसरी लाइन ये x-1 अपॉन k y-4/2 z-5 अपॉन 1। ये लाइंस की इक्वेशन गिवन है। अब आपको ये बोलना है लाइंस कोप्लेनर है, कंडीशन होनी चाहिए कुछ पर्टिकुलर, तो हम ये बोलेंगे अगर ये दोनों लाइंस एक ही प्लेन में है, दोनों पर एक एक पॉइंट है, जैसे ये एक पॉइंट आ गया,
2 3 4, इसको नाम दे दिए ए। इस पर कोई पॉइंट आ गया बी, वो यहां से मिल जाएगा 1 4 5। ठीक है, लाइन की इक्वेशन से अपन को पॉइंट मिल जाते हैं। तो हम बोलेंगे अगर ये दोनों लाइंस एक ही प्लेन में है तो इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा या वेक्टर होगा वो भी उस प्लेन में होगा। तो एक तो हम ये वेक्टर बना देंगे ए बी वेक्टर। दूसरा, लाइन की इक्वेशन से हमें पता लगता है पैरेलल वेक्टर। तो एक वेक्टर ये बनेगा, इसको नाम कुछ देना चाहो दे दो, लाइक ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर। और ये कौन सा है? पैरेलल वेक्टर, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के इंटू के कैप माइनस के इंटू के कैप। ये पैरेलल वेक्टर है फर्स्ट लाइन का। इसी तरह से दूसरी लाइन के पैरेलल एक और वेक्टर है, इसको नाम दे दिए बी वेक्टर। वो क्या होगा? के आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो अब अगर लाइंस दोनों एक ही प्लेन में है तो लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर होगा वो उस प्लेन के पैरेलल भी होगा, राइट? लाइन जिस प्लेन में है तो लाइन के पैरेलल कोई भी वेक्टर उस प्लेन के पैरेलल होगा। तो ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है ये भी उस प्लेन के पैरेलल होने चाहिए जिस प्लेन में वो दोनों लाइन लाई कर रही है, कोप्लेनर है। और वेक्टर को हम पैरेलल बोले किसी प्लेन के या उस प्लेन में बोले एक ही बात है, शिफ्टिंग। पैरेलल बोले प्लेन में बोले एक ही बात है। तो अब हमारे पास तीन वेक्टर है, ए बी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर। अगर वो दोनों लाइंस कोप्लेनर है तो ये तीन वेक्टर भी कोप्लेनर होने चाहिए। और फिर तो हम बता ही देंगे कोप्लेनर का मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 करके के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और कुछ रह गया तो बस इतना सही। हम तो सोच रहे थे काफी डाउट लेके आओगे तो। पार्ट 2 का C2 में क्या रह गया? ए वेक्टर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस आर क्रॉस है। जिस तरह से दिया हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही है पार्ट 2 के C2 में। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि आप उस फॉर्म में लेके आओ लाइन की इक्वेशन को जो हम जानते हैं, जिस फॉर्म में R इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी की फॉर्म। इसमें जो लाइन दी हुई है वो उस फॉर्म में दी नहीं है, वो दिया हुआ है R क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस ए। लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में दी, हम तो ऐसे जानते ही नहीं है, हम तो ए प्लस लेमडा बी की फॉर्म में जानते हैं R इक्वल। तो वैसे लाए ना, इसको सेम साइड में लेके आओ, कॉमन आएगा कुछ, ए वेक्टर कॉमन आ जाएगा पोस्ट मल्टीप्लिकेशन में। क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने का मतलब पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर का मतलब आप एक को दूसरे के स्केलर एक वेक्टर को दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हो। ये वो लाइन आ गई फर्स्ट लाइन उस फॉर्म में जिसमें हमें आता है सब कुछ, बी प्लस लेमडा है। और बिल्कुल इसी तरह से दूसरी लाइन भी आ जाएगी और फिर तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता ही देंगे, थोड़ी देर पहले बताए थे हम वेक्टर में। ओके, और वो सेम ही आएगा, वो ए प्लस बी आ जाएगा, वो उसमें आ जाएगा ए प्लस म्यू बी। ए प्लस बी इज द पोजिशन वेक्टर। ओके बस इतना से डाउट लेके आया। और टाइम कैसे निकलेगा आगे है? हाँ, रिवीजन कर दे, 2 लेक्चर है आज। जल्दी छोड़ के जाओगे कहाँ? तीसरा भी तो लेक्चर है, कहीं जा थोड़ी सकते हो। हाँ, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसके लिए। सर ठीक है, तो कल कहाँ खत्म किए थे अपन?
क्वेश्चंस हो गए थे जितना अपन ने पढ़ा था, इक्वेशन फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन्स में, है ना, ये सब किए थे। तो अब जो बचा है प्लेन में, वो पहले तो हम उसको कोई डेरिवेशन करेंगे नहीं। हमने डायरेक्ट बता रखा है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जितने फॉर्मूले हैं वो सारे एज इट इज अपन को फॉलो करने हैं, डिराइव करने का कोई सेंस नहीं है। हाँ, बस ये कि वेक्टर में गिवन होगा तो हम सबसे पहले उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे। हम 1 बाय 1 फॉर्मूले लिखते जा रहे हैं, और वो फॉर्मूले हमें पता है, आपको याद है पहले से, पूरी उम्मीद है। जैसे सबसे पहले आता है इक्वेशन वगैरह पढ़ने के बाद, सबसे पहले आता है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, टू प्लेन्स, या पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। ये अपन ने वहां पे भी पढ़ा है, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। वैसे यहाँ पे 2 पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशन आती है एक प्लेन के रेस्पेक्ट में। कंसेप्ट वही है कि वो दोनों पॉइंट्स सेम साइड में है कि अपोजिट साइड में। तो लिखते हैं, बस लिखने का काम है, इसमें काफी कुछ लिखना है आज। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट नहीं, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। तो हमें तो रिजल्ट लिखना है जो हमें पहले से पता है। फर्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट्स A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 lie on same side of plane की इक्वेशन ax plus by plus cz plus d equal to 0 if, कंडीशन क्या होती है वहां पे, लाइन के लिए पढ़े अपन, याद होना चाहिए। वो पॉइंट्स को इसमें पुट कर देंगे एक्सप्रेशन में, तो सेम साइन आना चाहिए। इफ कंडीशन इज ax1 plus by1 plus cz1 plus d and ax2 plus by2 plus cz2 plus d are of सेम साइन। और सेम साइन जब हम लिखते हैं तो बस इसका प्रोडक्ट बता देते हैं कि इन दोनों एक्सप्रेशंस का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। यही लिखे थे अपन स्ट्रेट लाइन में, सेम साइन सेम साइड, अपोजिट साइन अपोजिट साइड, सिंपल। अभी रिवीजन चल रहा है आपका स्ट्रेट लाइन में, फॉर्मूले का रिवीजन। जेड हटा दो, वो स्ट्रेट लाइन बन गई 2D में। If the 2 points lie on opposite side of the plane, then हम बोलेंगे ax1 plus by1 plus cz1 plus d and ax2 plus by2 plus cz2 plus d are of opposite side. That means इनका प्रोडक्ट नेगेटिव। A, position of points with respect to plane, relative position। ओके, ये हो गए। इसके बाद क्या पढ़ते थे लाइन में, याद है? कुछ टॉपिक्स कुछ पढ़े हैं अपन ने स्ट्रेट लाइन में? हाँ,
एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है हमारे पास 2D में, 3D में तो नहीं है, तो 3D में प्लेन के लिए है, वो डायरेक्ट लिखेंगे। देखना डिस्टेंस में कौन सी डिस्टेंस बताते हैं, परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 y1 z1 from a plane ax plus by plus cz plus d equals to 0 is equal to, अभी जो फॉर्मूला था वो लिख दो एज इट इज, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1, वहां पे c पे रुक जाते थे, यहाँ पे cz1 प्लस d अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर भी आ गया। तो इसका कंसेप्ट क्या है, फॉर्मूले लाना बहुत आसान है, डिराइव करना बहुत आसान है। हम डिराइव हमेशा वेक्टर में करेंगे, और वेक्टर में डिराइव करने का तरीका वही है जैसे अपन अभी 3D में स्ट्रेट लाइन के लिए करके आए हैं। स्ट्रेट लाइन में हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला बन के नहीं आता है, वहां पे हम वो मेथड को फॉलो करना पड़ता है, चाहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मिरर इमेज, सब पढ़ा है अपन। तो मेथड वही का वही है। आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेट करो, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू लेट करो, फिर वो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हमें मिल जाती है क्योंकि अपन को उसके पैरेलल वेक्टर मिल जाता है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर उसके पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। लाइन की इक्वेशन आएगी तो लेट कर लेंगे एक पॉइंट और कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि प्लेन पे लाई कर रहा है, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं जब हमारे पास एक सीधे सीधे बहुत आसान से फॉर्मूले वही के वही हैं जो हमने 2D में पढ़ रखे हैं, तो जबरदस्ती मेहनत क्यों करनी थी। तो अगर कुछ वेक्टर इक्वेशंस या पोजीशन वेक्टर्स भी दिए हैं तो हम तो क्या करेंगे, वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेंगे लीनियर इक्वेशन में। और इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, आर वेक्टर होता है उसकी जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रखना है, अपने आप लीनियर इक्वेशन बन के आएगी, और ये फॉर्मूले यूज करेंगे, सिंपल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस, तो यहाँ पे दो पैरेलल प्लेन के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस, shortest distance between two parallel planes. The shortest distance between two parallel planes. Equations क्या होंगी, पैरेलल प्लेन में सिमिलरिटी क्या होती है, प्लेन्स अगर पैरेलल हैं तो डी आर सेम होंगे नॉर्मल के, मतलब नॉर्मल सेम होगा, नॉर्मल सेम है उसके डी आर सेम है, तो मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट सेम सेम होंगे, कांस्टेंट पार्ट डिफरेंट होगा, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इक्वल टू 0 एंड ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इक्वल्स टू 0। ये दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वहां पे लाइंस के लिए लिखते थे C1 माइनस C2 वो वाला, तो यहाँ पे अब कांस्टेंट पार्ट है मॉड ऑफ D1 माइनस D2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सेम सेम सब कुछ वही है। और क्या पढ़े हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड मिरर इमेज, चलो लिखते हैं अभी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन, ये तो प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, एक पॉइंट दिया हुआ है, ये प्लेन हो गया, पॉइंट पी हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप लेट कर लोगे क्यू, मिरर इमेज मिल जाएगी पी डैश।
तो इसमें हमें तो बस वो एक लिखना है फॉर्मूला, इफ क्यू, यहाँ पे हम इस तरह से लिखते हैं एक्स वाई जेड इज द foot of perpendicular drawn from point P x1 y1 z1 to the plane ax plus by plus cz plus b equal to 0, then हमें फाइंड क्या करना है, foot of perpendicular के कोऑर्डिनेट्स मतलब x y z की वैल्यू। देन तो फिर वो फॉर्मूला क्या था foot of perpendicular का, वही फॉर्मूला लिख दो वापस एज इट इज, बस वहां पे दो ही थे, यहाँ पे तीन आ जाएंगे, z माइनस z1 अपॉन सी, बाकी एज इट इज। ऐसा कुछ इसी में ले लेते हैं p डैश एक्स वाई जेड इज द मिरर इमेज ऑफ p with respect to the plane, then then x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c equal to minus 2 times ये आ जाएगा। ये भी हो गया। और क्या पढ़े हैं लाइन में? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर में क्या पढ़े थे, मतलब फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, उसका शॉर्टकट मेथड लाइंस में एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी आ जाएगा ना। एंगल बाइसेक्टर, दो प्लेन्स के बीच में एंगल, वो बता सकते हैं? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कैसे बताएंगे? इक्वेशन गिवन है तो नॉर्मल के बीच का एंगल बताएंगे ना भाई, क्योंकि नॉर्मल्स में परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन के, तो प्लेन के जो बीच का एंगल है वही उनके नॉर्मल के बीच का एंगल है। तो हम जो भी प्लेन के बारे में जानते हैं उसकी इक्वेशन से उसके नॉर्मल के बारे में जानते हैं, डी आर मिल जाते हैं, है ना। तो नॉर्मल के डी आर मिल जाएंगे, लीनियर इक्वेशन है तो, वेक्टर इक्वेशन है तो नॉर्मल वेक्टर ही मिल जाएगा, तो फिर उनके डॉट प्रोडक्ट से अपन एंगल बता देते हैं। ठीक है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर पे आते हैं। एंगल बाइसेक्टर मतलब प्लेन ऑफ एंगल, प्लेन ऑफ बाइसेक्टिंग द एंगल, डायरेक्ट लिखते हैं एंगल बाइसेक्टर दो है। तो जो डेफिनेशन वहां पे लिखी है 2D में लाइन के लिए, वही डेफिनेशन तो एग्जैक्टली सेम रहेगी कि मतलब एंगल बाइसेक्टर को एक लोकस से डिफाइन कर देते हैं अपन, वहां पे लाइन थी यहाँ पे प्लेन है, तो हम यही बोलेंगे दो प्लेन्स गिवन है, उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करते हुए अपन को चलना है। तो एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करना है या ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करना है, दो आ जाएंगे। तो डेफिनेशन क्या होती है, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू लाइंस, यहाँ पे प्लेन्स हो जाएगा, वहां पे हम प्लेन में बोलते हैं, यहाँ पे स्पेस में बोलेंगे। द लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन स्पेस such that it is
equidistant from two planes. प्लेन्स की इक्वेशन अगर ले अपन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, इन दोनों प्लेन्स से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अगर कोई पॉइंट चलेगा पूरे स्पेस में तो वो एक प्लेन बना देगा। वो प्लेन जो है इन दोनों प्लेन्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा, एक्यूट एंगल को भी ऑब्ट्यूज एंगल को भी। ये डेफिनेशन है। तो अगर ये प्लेन्स हैं, ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, एक एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, एक एंगल बाइसेक्टर ये हो गया। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पॉइंट अपन इस पे लेते हैं तो डिस्टेंसेस सेम रहेंगी। पी ए इज ऑलवेज इक्वल टू पी बी। तो पॉइंट पी का लोकस है, तो पॉइंट पी के लोकस लोकस फाइंड करने का कंसेप्ट भी वही है। आप कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करोगे, तीन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड लेट कर लो और उसमें रिलेशन चाहिए तो कंडीशन एक ही है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो पी ए इक्वल्स टू पी बी। पॉइंट पी इज एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, एक पॉइंट की एक प्लेन से डिस्टेंस अभी लिखे थे, वो मॉड में आ जाते हैं। ये हो गया पी इक्वल्स टू पी बी। एक पॉइंट पी की दोनों प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में बराबर है। पी का लोकस आ गया, एक्स कोमा वाई कोमा जेड का लोकस। मॉड हटा दो, तो प्लस माइनस आ जाएगा। ये है इक्वेशन ऑफ द प्लेन बाइसेक्टिंग द एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द टू गिवन प्लेन्स। दो इक्वेशंस आएंगी, एक बार प्लस और एक बार माइनस लेने पे। एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, बट कौन सा एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूज होगा ये बताना है। और उसके लिए अपन ने जो लाइन में लिखा हुआ है शॉर्ट मेथड डायरेक्ट फाइंड करने का, वही एज इट इज यहाँ पे फॉलो करना है, वो भी लिखना पड़ेगा। लिखो, आपको आता तो है ही पहले से, बस एक कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा ही तो लिखना है। एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही है सब जगह, जेड वाली, सी वाली टर्म एक्स्ट्रा आ रही है ए बी के अलावा, बाकी पूरा सेम टू सेम। एक मेथड हमने वहां पहले ये भी लिखा था कि आपको दोनों एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन पता लग गई और उन दोनों प्लेन्स में से, गिवन प्लेन्स में से किसी भी एक प्लेन पर कोई एक पॉइंट पता लग गया,
तो भी आप पता लगा सकते हो कि उन दोनों में से कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। तो तरीका क्या है, इफ D1 एंड, अच्छा D1 तो ये तो यूज कर ही नहीं सकते, वो तो ऑलरेडी आ चुका है, कैपिटल में लेते हैं। D1 एंड D2 आर द distances of a point P lying on either of the two planes either of the two given planes from the from their angle bisectors B1 and B2 respectively. ये है, तो हमने लेट कर लिया कि जो दो प्लेन्स हैं, गिवन प्लेन, प्लेन गिवन नहीं है, उनकी इक्वेशन नहीं पता, उस पर हमें खाली एक पॉइंट चाहिए P, दोनों में से किसी भी एक प्लेन पे एक पॉइंट चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए पॉइंट P के, और जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं उनकी इक्वेशन हमारे पास है, B1 और B2 एंगल बाइसेक्टर है, उनकी इक्वेशन हमें पास है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है। हमने क्या किया, वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके उस पॉइंट की दोनों प्लेन से, दोनों एंगल बाइसेक्टर से डिस्टेंसेस निकाल ली। तो क्लियरली अगर आप यहाँ पे देखो, जिस बाइसेक्टर से डिस्टेंस कम आएगी वो वाला बाइसेक्टर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, सिंपल। जैसे मान लो यहाँ पे है वो पॉइंट, एक इससे डिस्टेंस निकालोगे, एक इससे डिस्टेंस निकालोगे, D1 D2, ये B1 ये B2, ऐसा कुछ केस है। तो यहीं से पता लग जाएगा डिस्टेंस जो भी आएगी, एक बड़ी आएगी डिस्टेंस, एक छोटी आएगी, अगर वो दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर नहीं है तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज की बात ही तब होती है जब वो परपेंडिकुलर ना हो, राइट। अगर परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो फिर किसी को एक्यूट किसी को ऑब्ट्यूज नहीं बोल सकते, है ना। नाउ इफ D1 इज लेस देन D2, जैसा कि इस डायग्राम में है, देन B1 इज द acute angle bisector and obviously B2 is obtuse angle bisector, vice versa। अगर उल्टा हो जाए तो मतलब जिस बाइसेक्टर से डिस्टेंस कम है वो एक्यूट है एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो एक तो ये मेथड है पता लगाने का, बट रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कंडीशन पूरे कुछ ऐसी होनी चाहिए, बाइसेक्टर की इक्वेशन गिवन और पॉइंट गिवन हो। अदरवाइज अगर डायरेक्ट प्लेन्स की ही इक्वेशन गिवन है और बोला जाए उनके एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बताओ, तो हम वो शॉर्टकट यूज करते हैं ना, शॉर्टकट टू फाइंड एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो प्लेन्स की इक्वेशन वही ले रहे हैं अपन जो भी लिए अपन, ये वाली a1x प्लस b1y। तो शॉर्टकट मेथड क्या है, वो स्टेप वाइज फॉलो करते हैं, 3 स्टेप में काम होता है अपना। फर्स्ट स्टेप, जो कांस्टेंट पार्ट्स हैं प्लेन्स की इक्वेशन में, उसको सेम साइन का मतलब पॉजिटिव बना देते हैं हम, राइट। कांस्टेंट पार्ट्स, कांस्टेंट्स इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर बोथ पॉजिटिव, पॉजिटिव बना दिया।
और अब वो प्लेन की इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे, ये a1x plus b1y plus c1z plus d1, a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0. तो पॉजिटिव बनाने के बाद फिर ये कंसीडर करना है d1 d2 जो है वो बोथ पॉजिटिव है। देन सेकेंड स्टेप, फिर क्या करते थे लाइंस में, रिवीजन याद नहीं आ रहा है, a1 a2 प्लस b1 b2 की वैल्यू फाइंड करते थे। तो यहां पे हम फाइंड करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ओके, अब इसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगी या कुछ नेगेटिव आएगी, जीरो आ नहीं सकती, क्योंकि जीरो आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लेन्स परपेंडिकुलर हो गए, क्योंकि उनके नॉर्मल्स परपेंडिकुलर हो गए, और परपेंडिकुलर प्लेन्स में तो फिर एक्यूट ऑप्टिक्स की बात ही नहीं होगी। तो एक्यूट ऑप्टिक्स की बात तभी होगी जब वो नॉन परपेंडिकुलर होंगे। तो या तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव आएगी, और अगर ये पॉजिटिव आएगी तो फिर यहां पे प्लस साइन लेने पर ऑप्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलता है, और अपोजिट साइन लेने पर एक्यूट मिलता है। यही तो ठीक है, तो लिखते हैं इफ a1 a2 थर्ड स्टेप plus b1 b2 plus c1 c2 is greater than 0, then the equation of plane bisecting the obtuse angle is, वो यहां से लिख देंगे, ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द ऑब्ट्यूज एंगल इज दिस वन। भाई प्लेन की एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है तो यहीं से आएगी, या तो प्लस लेकर या माइनस लेकर। अब हमें बस यही तो डिसाइड करना है कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है, किसके लिए प्लस किसके लिए माइनस। तो अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो प्लस लेने पे ऑब्ट्यूज मिलेगा, माइनस लेने पे एक्यूट मिलेगा, राइट। अपोजिट साइन लेंगे ऑब्वियसली, एक पे ऑब्ट्यूज है तो दूसरे पे एक्यूट आ ही जाएगा। और इसी में एंड इफ a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is less than 0, then equation of obtuse angle bisector is a1x plus b1y plus c1z plus d1 upon this minus of this। ये है फाइंडिंग एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। हालांकि अभी तक इसकी अपन को जरूरत पड़ी नहीं है इतनी, मतलब जैसे लाइन में भी हम बोलते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसे आते नहीं है, प्लेन में भी ऐसे ही है। इस टाइप के क्वेश्चन वैसे नॉर्मल अपन को देखने को मिलेंगे ही नहीं, एंगल बाइसेक्टर वाले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट कोई फाइंड करने के लिए बोले जरूर नहीं है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिरर इमेज को डायरेक्ट जरूरत नहीं पड़ती नहीं है अपन को, बीच में कहीं जरूरत पड़ जाए तो बात अलग है। इसकी अभी तक हमें जरूरत ही नहीं पड़ी है एंगल बाइसेक्टर की, तो प्लेन में और ना ही लाइन में। ओके, ये हो गया। और कुछ पढ़े थे इसमें एंगल बाइसेक्टर में? एक और कॉन्सेप्ट पढ़े थे वहां पे, वो भी लिख लेते। एंगल बाइसेक्टर
कंटेनिंग ए पॉइंट, उसके लिए भी वो शॉर्ट मेथड आता है, कंटेनिंग अ पॉइंट। तो इसका मीनिंग क्या है वो इसके साथ ही लिखते हैं। इसका मीनिंग कुछ और निकल जाएगा, एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ए पॉइंट, मतलब बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग ए पॉइंट, एंगल कंटेनिंग ए पॉइंट, जिस एंगल में वो पॉइंट आता है वो वाले एंगल को बाइसेक्ट करने वाला प्लेन चाहिए। अगर कोई पॉइंट यहां है तो हमें जो प्लेन रिक्वायर्ड है वो कौन सा प्लेन है, ये वाला, ये होता है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग ए गिवन पॉइंट। तो उसको अपन लेट कर लेते हैं, कुछ है अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा हो जाएगा इसे। तो कंसेप्ट सेम है, प्लेन्स की इक्वेशन वही है, हमने बस पॉइंट लेट कर लिया। तो उसका तरीका क्या था, शॉर्ट मेथड, उसमें इसमें भी कांस्टेंट्स इन बोथ इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स आर पॉजिटिव। वो सेम इक्वेशन है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। ओके, तो D1 और D2 पॉजिटिव है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कांस्टेंट पार्ट पॉजिटिव बनाने के बाद इसमें क्या करते थे, सेटिस्फाई नहीं करा देते, उसके एक्सप्रेशन में पुट कर देते थे, सेटिस्फाई करेगा तो प्लेन पे लाई कर जाएगा, है ना। हाँ, हम समझ पा रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहे हो, तो ठीक है। तो हम बस उस एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं, दोनों प्लेन्स के एक्सप्रेशन में ना, और वो या तो फिर सेम साइन के आएंगे या अपोजिट साइन के ना। तो फाइंड वैल्यूज ऑफ दिस A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 गामा प्लस D1 एंड A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2 गामा प्लस D2। इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड करते हैं, वैल्यू नहीं, खाली साइन पता लगाते हैं। अगर डायरेक्ट साइन ही बता पाए तो ठीक है, पूरे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, साइन से ही काम हो जाएगा। या तो ये सेम साइन के आएंगे या अपोजिट साइन के, और अगर वो सेम साइन के आते हैं, थर्ड स्टेप, इफ these two expressions A1 alpha plus B1 beta plus C1 gamma plus D1 and A2 alpha plus B2 beta plus C2 gamma plus D2 are of same sign, then, अब मीनिंग यहां से क्लियर करना, then the equation of bisector, equation of plane bisecting the angle, bisecting the angle containing point अल्फा बीटा गामा एज। अगर ये दोनों सेम साइन के आते हैं तो उस प्लेन की इक्वेशन जो उस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, द एंगल कंटेनिंग द पॉइंट अल्फा बीटा गामा एज, कैसे आती है भाई, या तो प्लस लेने से आएगी यहाँ पे या माइनस लेने से आएगी। तो जब सेम साइन के आते हैं तो फिर प्लस लेने से आती है। तो लिख लेना भाई आप लोग ये वाली इक्वेशन वहां पे, कॉपी पेस्ट, ठीक है। And if the two expressions are of opposite sign, then equation of required angle bisector plane
इज अपोजिट साइन के आएंगे तो माइनस लेने पे मिलेगा ये रहा, कॉपी पेस्ट। तो ये है भाई पूरा कंसेप्ट, एज इट इज, जैसा लाइन में लिखे हैं वैसे ही प्लेन में विद एन एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट। ओके, ये है तो और क्या पढ़े थे स्ट्रेट लाइन में, याद करो, कम से कम टॉपिक तो याद होगा। फैमिली ऑफ लाइन, ओके, तो पढ़ते हैं फैमिली ऑफ प्लेन। लिखो जब तक, ज्यादा लिख लिया, थक गए हैं। खा पी के आया करो कुछ सुबह सुबह, ब्रेकफास्ट करके आया करो थोड़ा सा, नहीं बेड से उठ के डायरेक्ट यहीं आते हैं सीधे। हम बोले हैं उनको, सजेस्ट किए हैं थोड़ा ये 7:30 वाला बंद करो अब। हाँ मतलब ठीक है, हाँ हम समझते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम, इसलिए हमने पहले ही बोल दिया है। अब देखते हैं कब तक इम्प्लीमेंट होता है। अब सिलेबस की तो कोई टेंशन है नहीं तुम्हें। हाँ वो भी बात सही है, पर वो संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ रही थी ना। क्यों, कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हाँ, संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेना, तुम तो बहुत पढ़ रहे थे ना, सुबह शाम दिन रात क्लास ही ले रहे थे तुम तो, है ना। ये लिखा, बाकी है कुछ, लिखो भाई जल्दी। द नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो कंसेप्ट जो है एग्जैक्टली सेम, वहां पे जो स्टेटमेंट हम लाइन के लिए लिखे थे एग्जैक्टली सेम यहाँ पे होगा, बस एक दो टर्म वर्ड्स चेंज रहेंगे। वहां पे बस हम लाइन यूज कर रहे थे, यहाँ पे प्लेन आ जाएगा लाइन की जगह। तो कंसेप्ट वही है कि कोई दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कितनी लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइट। तो ऐसी सारी लाइंस व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन लाइंस फॉर्म अ फैमिली। तो उस फैमिली के किसी भी मेंबर की इक्वेशन, दैट मींस एनी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस L1 एंड L2 कैन बी रिटन एज L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 फॉर एनी स्केलर लैम्डा। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे कि दो प्लेन्स जब इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, लाइन। दो लाइंस के इंटरसेक्शन से एक पॉइंट मिलता है, तो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से मिलेगी एक लाइन। अब उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से कितने प्लेन पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो बन गई एक फैमिली, और उसमें से किसी भी मेंबर की इक्वेशन लिखना है, तो प्लेन को अगर अपन बोल रहे हैं P1 P2, तो P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0, खत्म, फैमिली ऑफ प्लेन्स। लिखते हैं चलो। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स, पहले तो फैमिली का कंसेप्ट देख ले, डायरेक्ट लिखते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through the line of intersection of two planes P1 equals to 0 and P2 equals to 0 is
P1 plus lambda P2 equals to 0 where lambda is just a scalar. lambda की एक डिफरेंट वैल्यू के लिए एक डिफरेंट प्लेन मिला, लॉजिक सेम है, लॉजिक सेम है जो वहां पे था कि क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है उस प्लेन को। ओके, तो ये हो गया फैमिली ऑफ प्लेन, खत्म। इतना ही तो पढ़ते हैं अपन, काम की चीज तो यही है। स्टेटमेंट देखते ही कि हाँ दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला तीसरा प्लेन चाहिए, डायरेक्टली दिया हो तो ठीक, इनडायरेक्टली दिया हो तो ठीक, मतलब आपको ये नजर आ जाना चाहिए, ये पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से हमें तीसरे प्लेन को पास कराना है। तो तुरंत हम उस प्लेन की इक्वेशन ऐसे लेट करते हैं और कोई कंडीशन गिवन होती है, कोई ना कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको यूज करके लैम्डा निकाल लेते हैं, कोई पर्टिकुलर मेंबर आ जाता है उस जो भी फाइंड करना होता है। ठीक है, तो फैमिली ऑफ प्लेन का कंसेप्ट तो इतना सा है। अब इसमें जो काम की बात है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है कि दो प्लेन्स जो अपन को इक्वेशन गिवन है मान लो, उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन बताना, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, वो कैसे बताए, उसकी बात करते हैं अपन। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, तो एक काम जो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं और समझ भी सकते हैं वो है कि जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन कैसे मिलेगी, कोई भी दो प्लेन्स आपको गिवन है, कैसे भी दो प्लेन्स, ये दोनों मान लो, एक ये, तो इनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है इसकी डायरेक्शन चाहिए, तो कैसे मिलेगी, प्लेन दिया है मतलब उसकी इक्वेशन गिवन है, और उससे अपन को क्या पता लगता है, नॉर्मल। लीनियर इक्वेशन है तो वो नॉर्मल के डीआर मिल जाएंगे, वेक्टर इक्वेशन है तो नॉर्मल वेक्टर ही मिल जाएंगे, तो नॉर्मल मिल जाएगा कहने का मतलब। तो जो दो प्लेन्स गिवन होंगे तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी वो दोनों प्लेन्स के जो नॉर्मल हैं उसके परपेंडिकुलर होगी। ये इसका नॉर्मल जा रहा है तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन तो इसके परपेंडिकुलर है, ये इसका नॉर्मल है तो भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इसके परपेंडिकुलर है। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द नॉर्मल वेक्टर्स ऑफ द टू प्लेन्स, और दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर जाना है तो फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो उन दोनों नॉर्मल्स के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में आती है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो डायरेक्शन मिल जाती है अपन को, राइट। तो पहले तो अपन वही लिख दें, डायरेक्शन, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, हम वेक्टर में बात कर रहे हैं ना, r dot n1 equals to d1 and r dot n2 equals to d2, ऐसी होती है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। r का डॉट प्रोडक्ट होता है किसी वेक्टर के साथ, तो साथ में कोई स्केलर क्वांटिटी, तो जो डॉट प्रोडक्ट में होता है वो नॉर्मल वेक्टर होता है। तो द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स, दीज टू lie along n1 क्रॉस n2। एक पॉइंट तो ये जो आपको ध्यान रखना है कि दो गिवन नॉर्मल्स के जो दो नॉर्मल्स, प्लेन्स के जो दो नॉर्मल्स हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में आती है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां से अपन को खाली डायरेक्शन मिल पाएगी, कभी खाली डायरेक्शन की बात है तो ये कर लेंगे अपन काम। अब अपना काम है इक्वेशन भी निकालना है ना, तो उसको हम कार्टेशियन में करेंगे। डायरेक्शन के लिए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर से, खाली डायरेक्शन चाहिए तो, और इक्वेशन चाहिए तो कार्टेशियन लीनियर में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें दो प्लेन्स की लीनियर इक्वेशंस गिवन है, अपन को लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन चाहिए। डायरेक्शन निकालने होगी तो ऐसे, डायरेक्ट इक्वेशन निकालने तो क्या करें, तो इसके लिए पहले जरा वो 2D वाला कंसेप्ट याद करते हैं। चलो एक बात बताओ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है 2D में, वाई एक्सिस मतलब एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना। अच्छा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक लाइन यानी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अरे 2D में ही बात कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 कॉमा वाई इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पॉइंट।
origin 0,0 that means the point of intersection of the two lines. तो ये होता है लाइन में भी 2D में कि आप दो लाइंस की इक्वेशन लिख दो सेपरेटेड बाय कॉमा, इंडिविजुअली वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी दो लीनियर इक्वेशंस एक्स और वाई में, कॉमा लगा के सेपरेट करके लिख दो तो पूरा सिस्टम क्या रिप्रेजेंट करेगा, उन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, राइट। यहां पे भी ऐसा ही है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन of two planes a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 equal to 0 is a1x plus b1y plus c1z plus d1 equal to 0 equal to, ऐसे लिख दें, कॉमा लगा के सेपरेट करो या ऐसे लिखो, बात तो एक ही है ना, x इक्वल टू 0 कॉमा y इक्वल टू 0 ये लिखो या फिर x इक्वल टू y इक्वल टू 0 लिखो, बात तो एक ही है। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स, राइट। दिस रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। बट अब अगर अपन ऐसे कोई लाइन की इक्वेशन दे तो हम क्या ही बता पाएंगे उसके बारे में 3D में। भाई 3D में अगर अपन को लाइंस के बारे में कुछ भी बताना है तो हमने जितना पढ़ा है लाइन के बारे में उसकी इक्वेशन हमने पढ़ी है सिमेट्रिक फॉर्म में, उसी से हम कुछ बता सकते हैं लाइन के बारे में, चाहे उस लाइन पे एक फिक्स पॉइंट बताना हो या उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बताने हो या पैरेलल वेक्टर बताना हो, तो सिमेट्रिक फॉर्म में आनी चाहिए ना। ऐसे तो हमें लाइन के बारे में कुछ नहीं पता, क्या पता है, ना तो कोई पॉइंट पता है ना उसकी डायरेक्शन पता है, कुछ नहीं पता है ना। तो ये है नॉन सिमेट्रिक फॉर्म, नॉन सिमेट्रिक फॉर्म लाइन की इक्वेशन की, नॉन, इससे हमें कुछ पता नहीं लगता। तो अपना मेन काम होता है इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। सिमेट्रिक फॉर्म अपन को पता ही है, x माइनस समथिंग अपॉन a इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन, ऐसा कुछ आता है। तो उसका तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप क्या करो, हम कई जगह बोलते हैं कि किसी को जीरो ले लो, हम जीरो नहीं लेते, हम किसी भी एक कोऑर्डिनेट आइदर x और y और z उसको लैम्डा लेट कर लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ नॉन सिमेट्रिक इनटू सिमेट्रिक फॉर्म, तो उसके लिए क्या करना है, लेट कर लेना है किसी भी एक को, हम z को कर लिए मान लो लैम्डा, लैम्डा इज स्केलर, कोई भी स्केलर है, तो लेट z इक्वल्स टू लैम्डा। अब आपको क्या करना है, ये z की वैल्यू इन दोनों प्लेन्स की इक्वेशन में पुट करनी है, देन इक्वेशंस कैसी बनेंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 लैम्डा प्लस d1 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे दोनों में रखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 लैम्डा प्लस d2। अब एक तरह से देखा जाए तो दो ही वेरिएबल है यहाँ पे x और y, टू इक्वेशन टू वेरिएबल की तरह सॉल्व करेंगे x और y के लिए, तो हमें x और y की वैल्यूज मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व फॉर एक्स वाई, तो हम मान लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन हमें कुछ मिला, भाई x की कुछ वैल्यू मिली, लैम्डा की टर्म्स में कोई लीनियर ही मिलेगा ना, लीनियर एक्सप्रेशन मिलेगा लैम्डा का x में भी y में भी। तो लेट कर ले कि लीनियर एक्सप्रेशन कैसा ही हो सकता है लैम्डा में ज्यादा से ज्यादा, ऐसा कुछ, एंड y में भी ऐसा कुछ हो सकता है, सी लैम्डा मान लेते हैं कुछ रैंडमली ऐसा कुछ मिला, वो तो जब सॉल्व करेंगे तब मिलेगा, अभी हमने इन जनरल मान लिया। अब यहाँ पे लैम्डा इज ए स्केलर, तो लैम्डा की वैल्यू z में तो पता ही थी, इधर से x और y भी आ गए, तो हम बोल रहे हैं सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, डायरेक्ट आएगी यहां से, कैसे, इज, देखना आप सब जगह से लैम्डा को एलिमिनेट करो तो क्या बनेगा, x माइनस बी अपॉन ए किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है, y माइनस डी अपॉन सी किसके बराबर है, लैम्डा है, तो वो आपस में भी बराबर हुए, और लैम्डा तो z के भी बराबर था। यही तो होती है सिमेट्रिक इक्वेशन, सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन आ गई, बस हो गया काम। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ नॉन सिमेट्रिक टू सिमेट्रिक फॉर्म 3D में।
लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। तो इसमें अलग से अपन को डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर खाली डायरेक्शन की जरूरत है तो तुरंत क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। इक्वेशन की जरूरत है, अलग से डायरेक्शन मत निकालो, डायरेक्ट ये मेथड फॉलो करो। जेड को लेमडा लिया, आप एक्स और वाई को भी ले सकते हो, किसी भी एक को लेमडा ले लेना है इस तरह से। कोई स्पेशल केस होता है कि हम लेमडा की जगह कई लोग जीरो ले लेते हैं, है ना। तो अब बात वो है कि मान लो ठीक है, जरूरी नहीं है कि उस केस में हमेशा वो जीरो हो। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऐसी आ जाए जिसमें जेड कोऑर्डिनेट कभी जीरो हो ही नहीं। जेड कोऑर्डिनेट जीरो कब होगा? एक्स वाई प्लेन पे। तो लाइन अगर एक्स वाई प्लेन के पैरेलली हो गई तो जेड कोऑर्डिनेट तो कभी जीरो होगा ही नहीं, है ना। तो फिर इसलिए हम जीरो नहीं लेते हैं, कई जगह बोल देते हैं बट हम जीरो नहीं लेते हैं। या तो उस बात का ध्यान रखो कि आप पहले डायरेक्शन निकालो और वहां से आपको पता लगेगा कि वो जो लाइन है कि किसी भी एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन के पैरेलल नहीं है, राइट। तो पैरेलल नहीं होगी तो ऑब्वियसली कभी ना कभी तो इंटरसेक्ट करेगी, तो कभी ना कभी तो वो जीरो होगा ही सही। तो या तो पहले हम ये पता करें, उसके बाद फिर हम जैसे हमने लेमडा लिया उसकी जगह जीरो ले लो ऐसे। पर हम लेमडा से कर ले तो ज्यादा सही है, अलग से डायरेक्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी बताया था ना भाई, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, दो प्लेन समझ लो, ये रही लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसका नॉर्मल लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर है, इसका नॉर्मल ये भी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो दो नॉर्मल के परपेंडिकुलर जाना है तो कैसे जाएंगे? क्रॉस प्रोडक्ट से। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में आ जाती है। ठीक है, ये है। तो बाकी ठीक है, काफी कुछ पढ़ लिया आज, लिख लिए। नेक्स्ट कल क्लास में क्वेश्चंस करते हैं कुछ, है ना। चल तो कुछ खा पी के आओ आराम से, बाकी मिलते हैं अपन ब्रेक के बाद। ठीक है, एक दो कुछ पॉइंट्स और बाकी हैं वो लिखेंगे इसके बाद। दोनों इक्वेशन को इक्वल टू जीरो करने का कंसेप्ट सेम ही है जो हमने अभी बताया था। कॉमा लगा के लिखो या इक्वल टू जीरो करके एक साथ लिख दो, बात तो एक ही है ना, वो नॉन सिमेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, चलो मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। ठीक है।